हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 26 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ इन इंडिया। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जनसंख्या और घनत्व वितरण तथा वृद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और ये टॉपिक कई मानने में जो है हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे जो बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और इसमें जो है हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि जनसंख्या क्या होती है, उसके घनत्व, वितरण और वृद्धि के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next here, causes of migration. The causes of migration is the most important here. The migration is a result of an interplay of a large number of factors. Generally, factor affecting to the migration can be grouped into two categories of push and pull factor. There is the most important two category here, push and pull factors. The push factor are responsible for the making people moving from their original place of living. There is some important here. Push factor are responsible for making people move from their original place of living. The pull factor are responsible for attracting people to some particular area. The pull factor are responsible for the attracting people to some particular area. Unless both these factors are operating simultaneously, no migration of people can be possible. No migration of people can be possible. The push and pull factor include the economical, social, and political components here. A very description of this factor is given below here. In this box, there is the most important point here. The very description of this factor is given below here. The different types has a here explanation, but first of all in this box there is a most important point here. The migrations is the result of interplay of a number of factors, and this factor can be grouped as a push and pull factor here. The push and pull factor can be economical, social, and political in nature. Let's come to here. A factor is given here below. The first factor here, economical factor. Economical factor is the most important here. The people generally like to be live in this area whereas they can make their livelihood. Thus there would be a like to be moved away from area of poor soil, less developed means of transport, low level of industrialization and less job opportunities. There is industrialization and less job opportunities important here. And these are the push factor. These are here push factor. Push factor is that is the a low level of industrialization, less job opportunity. There are push factor. On the other hand, the area offering to good employment as better living standard attract a large number of people, and this is a pull factor. There is a good condition of employment and better living standard attracted a large number of people. These are their pull factor. Thus all area of
fertile soil, deposit of mineral, and better mean of transportations and communication, and higher level of development of industry and urban area, providing more means of making a living. You might have observed that is a large number of people move to the cities for Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and from the wings are different part of country like Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, where opportunity are less. There is a most important factor. There is a more people are moved to the Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and where there is the country like Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, opportunity are less. And this most important factor for which they are moved in the expected improvement in their economical condition. Many are attracted by the apparent glory of city lives with all the modern comfort and attraction. That is important. And also important in this box, there is the most important point here. The important economical pull factor causing migration are fertile soil, ability of mineral, and good mean of transport and communication, a high level of industrialization and urbanization, and more job opportunity. That is the most important point here. And the important economical push factor are poor soil, lack of developed means of transport and communication, and low level of industrialization and urbanization, and lack of job opportunity. There is the most important point here. Second factor is the most important social political factor. Social political factor here. The man is a social beings as we like to be live with the kith and kin. Generally, the people having a common religions or language or social custom like the live together. On the other hand, a person would be like to be a migrate to some other place if he is living among their people belong to be some other culture or customs. Many people are migrate to place or religious importance, and migration of people to be placed like a Badrinath, Tirupati, and Varanasi through the generally are temporary due to the religious factor. There is a migration of people to be placed like a Badrinath, Tirupati, and Varanasi through the generally temporary is due to the religious factor. The impact of this social factor is more clear and seen in the concentration of people belong to be a particular communities in one locality of urban area in a particular. Cities and villages are social as a some provisions of majority community can be an important push factor if the majority community is not be tolerant to be other community. There is important point here. The next factor is the third is a demographical factor. Demographical factor here or age is important demographic factor. The young population is more mobile than the children and all age population. And this is because young people are mostly moved to either for a work, better opportunity for a further study. This is important here begin young people mostly move either for a work, better opportunity for a further study. Political factor related to be a government or policy are responsible for a migration. You know that there is an important point here. Political factor related to be a government policy are responsible for a migration. This factor is beginning to increasingly important in the modern time. The government can be influence their incidence rates and directions of the migration to be great extent. In some case, the minority community are discriminated against, and they are thus forced out of countries. Partition of India into the India is a Pakistan at a time of independence resulted in the large-scale migration of people between the two countries only. Here, most important point here, a people like they are live with the laws flowing to same or some religious and custom. There is a first point in this box. There is important here. People like to live with those of following the same religious or customs. And second here, the presence of the
minority at the hands of majority communities can be an important push factor leading to migration. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रवास के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, प्रवास के कारण कई होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको दो भागों में ही बांटा गया है, पुल एंड पुश फैक्टर। तो प्रवास के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और ये प्रवास जो है किसी भी राज्य की जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो है परिपूर्ण होती है। तो प्रवास के कारणों के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवास अनेक कारणों से मिले जुले एवं पारंपरिक क्रियाओं के प्रतिफल ही होती है और सामान्य रूप से प्रवास की जो है प्रभावित करने वाले कारक के दो समूह में बांटा गया है, एक आकर्षक, एक प्रति आकर्षक कारक, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब पुल एंड पुश फैक्टर, मूल स्थान पर निवासी करने वाले व्यक्तियों को प्रत्याकर्षण कहा जाता है और वहाँ से प्रवास करने के लिए मजदूरी करता है। यानी देखा जाए तो मूल स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रत्याकर्षक कारक कहा जाता है और वहाँ से प्रवास करने के लिए ये मजबूर करता है, जबकि अपाकर्षक कारक जो है किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों की आकर्षित करता है, यानी किसी भी क्षेत्र में अच्छा अपॉर्चुनिटी होने के कारण तो लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। जब तक दोनों समूहों के कारक एक साथ क्रियाशील होकर प्रभावित नहीं करेगा तब तक जनसंख्या में प्रवास करने की न तो मजबूरी रहेगी और न ही आकर्षण रहेगा। तो दोनों समूहों को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं मेनली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटकों को शामिल करते हैं और इसी को जो है हम संक्षिप्त में जो है यहाँ पर वर्णन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक कैसे बने हैं और इसमें प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे इनकी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर। तो आप इसी तरह त्रिपाठी स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। इस बॉक्स में अगर देखा जाए तो इसी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया गया है जो कि हमने जाना भी है। प्रवास अनेक कारणों के मिले जुले एवं पारंपरिक क्रियाओं का प्रतिफल ही होती है और इन्हें दो अपाकर्षक और प्रत्याकर्षक वर्गों में रखा जाता है, यानी पुल और पुश फैक्टर होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें देखा जाए तो अपाकर्षक और प्रत्याकर्षक दोनों समूह के कारक जो होते हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक हैं, जिसके विषय में आगे हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटों को यहाँ पर जो इस बॉक्स में दर्शाया गया है। यदि पहले पॉइंट की हम बात करें जो कि आर्थिक कारक है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आर्थिक कारक यहाँ देखें तो कहते हैं सामान्यतः लोगों की प्रवृत्ति उसी स्थान में निवास करने की होती है जहाँ उन्हें आजीविका प्राप्त करने के अवसर होते हैं। तो ये तो जनरली देखने को मिला ही है कि लोग वहीं पे ही रहना पसंद करते हैं, वहीं जीवन यापन करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके जो है आजीविका जो है बहुत ही सरलता से मिल सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन क्षेत्रों को जहाँ की जो मृदा होती है अनुपजाऊ हो, आवागमन के साधन कम विकसित हो और निम्न औद्योगिक विकास एवं रोजगार की कम संभावनाएं हों, वहाँ से लोग जो है पलायन कर जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखिए लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं जहाँ पर संभावनाएं बहुत कम होती है और वहाँ पर अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर जो है संसाधनों की कमी होती है। तो ऐसे क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जीवन जो है चलाने के लिए हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं रह जाता है। तो ये आर्थिक कारण के रूप में देखा जा सकता है और ये कारक जो है प्रवास के लिए प्रत्याकर्षित करते हैं। प्रत्याकर्षित यानी जो है उनसे दूर भगाते हैं और दूसरी तरफ वे क्षेत्र जहाँ रोजगार की जो है गुंजाइश हो, यानी दूसरा क्षेत्र वो जहाँ पर जो है रोजगार की गुंजाइश हो तथा जीवन स्तर भी जो है अपेक्षाकृत ऊंचा हो, लोग को जो है प्रवास के लिए आकर्षित करती हैं। यानी जहाँ पर देखा जाए ऊंचा जीवन स्तर हो, जहाँ पर लोगों की अच्छी दशा हो। तो ऐसे कारणों में क्या होता है कि वहाँ पर लोग जो है काफ़ी आकर्षित होती है, लेकिन जहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम होता है वहाँ पर प्रत्याकर्षित होते हैं, पुल एंड पुश फैक्टर। अंततः इन कारकों को जो है आकर्षणकारी समूह भी कहते हैं और इस प्रकार वे सभी क्षेत्र जहाँ मृदा उपजाऊ होती है, यानी मिट्टी जहाँ की उपजाऊ होती है, खनिज संसाधन की उपलब्धता होता है और आवागमन की सुविकसित साधन और संचार माध्यम का विकास, कारखानों और इकाई की जो है सुव्यवस्थित विकास, शहरीकरण हो, लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। आपको पता भी होगा कि छोटा नागपुर जो है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, काफ़ी विषम परिस्थिति थी वहाँ पर,
लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर जो है नेचुरल संसाधन के मिलने के कारण वहाँ पर काफ़ी लोग निवास करने लग गए और बहुत से लोगों को जो है रोजगार मिल गया। तो आज ये चीज़ डिपेंड नहीं करता कि वो हिमालय का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। कहते हैं अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगा तो वो विषम कंडीशन में भी अपने आप को ढाल लेती हैं, और ये ज़रूरी भी है। और ये छोटा नागपुर जो है इसी बात की तरफ इशारा भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए कि जो लोग जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, जहाँ पर संसाधनों का विकास सुचारू रूप से नहीं होगा, वहाँ से लोग जो है प्रत्याकर्षित होते हैं। और जहाँ पर सभी चीज़ों की व्यवस्था सुचारू रूप से होगा, जहाँ जॉब मिल जाएगी, खाने पीने की हर चीज़ व्यवस्था होगा, वहाँ पर लोग जो है काफ़ी आकर्षित होगी और वहाँ पर जो है रहने की सुविधाएं भी बच जाएगी। आप शायद कहते हैं अगर आप शायद ध्यान दिया है होगा कि काफ़ी बड़े संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महासागरों के आसपास के क्षेत्र से दूर दराज के भागों में पहुंचते हैं। आखिर ये लोग जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ही क्यों चुनते हैं? तो जर्नल सी बात है, जैसे हम बात अभी तक कर चुके हैं, तो ये इसलिए आकर्षित होते हैं इन क्षेत्रों में क्योंकि उनको हर चीज़ जो है यहाँ पर बेखूबी प्राप्त हो जाती है। रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर सब जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के आसपास सभी कुछ मिल जाते हैं। इसलिए लोग जो है इसके लिए काफ़ी आकर्षित होते हैं। और देखा जाए बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इन शहरों में पिछले अनेकों वर्षों से प्रवास कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो इन क्षेत्र में जो है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जो है इन क्षेत्रों में जा रहे हैं और यहाँ पर बेरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन स्तर भी सुधार रहे हैं। इन राज्यों में संभावनाएं सामान्यतः कम है। इन राज्यों में संभावनाएं सामान्यतः कम है क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है अधिक जो है कारखानों का विकास नहीं हुआ है, ना ही इनको शहरीकरण में से जोड़ा गया है। तो इन्हीं कारणों से इन क्षेत्रों को जो है पिछड़ा हुआ ही क्षेत्र कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ सुख सुविधाएं जो है उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बेशक ही सरकार आज कहे कि हम हर चीज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ें जो है बहुत चीज़ों से अछूता अभी है। अभी बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता है और सुधार में आने वाला समय में हो सकता है कि कुछ जो है चांसेस रहे। इन सब लोगों के लिए प्रत्येक कारणों वाले पर मुख्य प्रेरणा आर्थिक लाभ ही करना है। कोई भी व्यक्ति होता है उसका पहला जो महत्व होता है वो आर्थिक लाभ का होता है। और कुछ लोग शहर में मौजूद जो है प्रमोद जो है अमोद और प्रमोद के साधन, जीवन की सुख सुविधाएं तथा अन्य शहरी चकाचौंध से प्रभावित होते हैं एवं आकर्षित होकर प्रवासी बन जाते हैं। कहते हैं दूर दरार के क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर काफ़ी जो है आमोद प्रमोद होते हैं, जीवन में सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, ऐसे क्षेत्र से जो लोग हैं काफ़ी जो है आकर्षित होते हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स में महत्वपूर्ण बात आई है जो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। प्रवास के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारक जो होते हैं उपजाऊ मिट्टी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और यातायात एवं संचार के उन्नत साधन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आर्थिक कारक के रूप में देखा जाए तो ये प्रवास को प्रभावित करने वाले होते हैं। उपजाऊ मिट्टी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, यातायात एवं संचार के उन्नत साधन और उच्च स्तरीय जो है नगरीकरण एवं औद्योगिक विकास जो है रोजगार की संभावनाएं। तो ये चीज़ें जो है प्रवास को काफ़ी प्रभावित करती है। प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारक देखा जाए प्रति आकर्षक कारक होते हैं ये, यानी प्रति आकर्षित करते हैं, जिसमें अनुपजाऊ मृदा, यातायात एवं संचार साधनों की कमी और बहुत ही कम स्तर तक जो है आर्थिक विकास एवं शहरीकरण, रोजगार व धंधे का प्रभाव। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि अनुपजाऊ मिट्टी देखा जाए, यातायात को कम सुविधाएं और बहुत ही कम स्तर पर जो औद्योगिक विकास और शहरीकरण, रोजगार के धंधे का जो है बिल्कुल अभाव होना, ये जो होते हैं प्रति आकर्षित करती है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सामाजिक राजनीतिक कारक। सामाजिक राजनीतिक कारक जो है दूसरा फैक्टर है, दूसरा जो है प्रभाव दिखाया गया है। तो इसमें सामाजिक राजनीतिक कारक आता है। कहते हैं मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है। अंत वह चाहता है कि वह अपने निकटतम संबंधी के साथ रहे।
तो ये तो आप भी भली भांति परिचित हो कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में मिलजुल के रहना चाहता है और बेसिकली वो जो है अपने संबंधियों के साथ रहना काफ़ी पसंद करता है। तो साधारण एक ही धर्म, भाषा तथा सामान्य सामाजिक रीति रिवाज को मानने वाले लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि रीति रिवाज सामान्य मानने वाले लोग एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। और इसके ठीक विपरीत, यदि कोई व्यक्ति ऐसा स्थान में रह रहा हो जहां लोगों का रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज अलग हो, तो वह जो है अन्यथा प्रवास करना ही चाहेगा। यानी आपको पता है अगर एक जैसे धर्म है तो वहाँ पर रहना काफ़ी उसको जो है सुविधाजनक रहता है और काफ़ी सेफ्टी महसूस होती है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो है रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज अलग हो, तो शायद उस माहौल में वो अपने आप को ढालना उसके लिए जो है आसान नहीं रह जाता है। बहुत से लोग धार्मिक महत्व को स्थान पर जानना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों को ये बात ध्यान दिया गया है कि लोग धार्मिक महत्व के स्थानों पर जाना बहुत काफ़ी पसंद करते हैं, भले ही वह अस्थायी रूप में ही हो, जैसे बद्रीनाथ होगा, तिरुपति होगी, वाराणसी आदि। यहाँ पर लोग जो है बहुत अधिक अमाउंट में माइग्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें श्रद्धावश जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। और ये सब तीर्थ स्थान होते हैं जहाँ पर ये अस्थायी रूप से निवास करते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, तिरुपति हो, वाराणसी हो। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर शहरों में विभिन्न भागों में खास समुदाय के लोग का संकेंद्र हो जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का धार्मिक सामाजिक दबाव में आकर एक खास स्थान पर प्रवास करना तभी होता है जब बहुसंख्यक समुदाय उनसे सहिष्णु हो जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है सामाजिक राजनीतिक कारक दर्शा रहा है। उसके पश्चात है जनकीय कारक। जनकीय कारक भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। जनकीय में उम्र की अहम भूमिका होती है और युवा व्यक्तियों में प्रवास ज़्यादा मिलता है, जबकि बच्चों एवं वृद्धों में कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवा व्यक्ति कार्य का तलाश व बेहतर संभावनाओं की खोज में अन्यथा प्रवास कर जाते हैं। तो जनकीय काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंख्या प्रवास में राजनीतिक कारकों में से अधिकांश का संबंध सरकार की नीतियों से होती है। आधुनिक युग में ऐसे राजनीतिक कारक बहुत ही प्रभावशाली होते जा रहे हैं और इसके चलते प्रवास की गति, दिशा एवं स्तर काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं। और कई बार सरकारी नीति क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को जो है प्रवासित करने की बाध्य भी कर देते हैं। यानी कई बार सरकार की कुछ नीतियां जो होती है अल्पसंख्यकों को काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में वो लोग कॉलोनी बना के रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस नीतियों में चेंजेस किया और उनकी कॉलोनी को नष्ट तहस नहस कर दिया। तो उससे क्या होगा, आधे से अधिक जनसंख्या जो होगी अपने क्षेत्र में फिर से प्रवास कर जाएगी, क्योंकि उनको मजबूरन वहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवास जो है छीन लिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण की बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजित के परिणाम स्वरूप बेहद पैमाने पर दोनों देशों के बीच प्रवास हुए थे। और देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रवास जो था भारत पाकिस्तान के बंटवारा के अंतर्गत ही हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात काफ़ी जो है जनकीय कारक काफ़ी महत्व रखता है अपने स्थान पर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई, अगर अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को दिल से थैंक यू कहना चाहते हो, धन्यवाद करना चाहते हो, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा वही तिरपान स्टडी सेंटर के लिए जो है शुक्रिया अदा करने का एक रीज़न बनेगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। कहते दोस्तों, और किसी से कुछ पाते हो तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। यही दुनिया का रीति है और इसी रीति के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं अगर गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो गुरु दक्षिणा भी देना अनिवार्य बन जाता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर बच्चे तक पहुंचना, और जिन बच्चों की वीडियो की ज़रूरत है उन तक जो है इस वीडियो को पहुंचाना ही जो है तिरपान स्टडी सेंटर का लक्ष्य है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार इस चैनल को ढूंढने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर YouTube पे कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको तिरपान स्टडी सेंटर कहीं नज़र आए। ठीक है, इससे अच्छा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको होम पेज मिल जाएगा और आपके मोबाइल में भी सेव हो जाएगा।
और आपको पता है कि जब सेव हो जाएगा, जो वीडियो आप देखना चाहते हो इसके होम पेज पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी है। कहते हैं जिस क्लास में हो, जिस टॉपिक देखना चाहते हो, या कहते हैं सिलेबस वाइज देखना चाहते हो, तो सभी चीज़ों का प्रावधान जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए, समझिए जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कुछ विचार देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, या कुछ गलत आपको लगा है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिए।